Good morning, students. In today's class of thermodynamics, we were discussing about what is internal energy, what is heat, and first law of thermodynamics, heat capacity क्या है, उनमें आपस में क्या रिलेशंस है, वो सारी चीज़ें. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आप सबको पता है क्या होता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ये हमने सबने पढ़ रखा है. इट मीन्स एनर्जी को कोई नहीं बना सकता, एनर्जी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता. उसको क्या होता है, हम वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में ये बता दिया, इसकी स्टेटमेंट क्या है. दूसरा, इसमें इंटरनल एनर्जी, वर्क और हीट के बीच में रिलेशन निकालते हैं. वो कैसे निकालते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है कि आपके सिस्टम में जो भी टोटल एनर्जी है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू रहे है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे प्रेशर वॉल्यूम हो, सारी एनर्जीज को मिला के जो एनर्जी की टर्म होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, वो जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करती है. ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो उसके नेचर पे नहीं, उसकी अमाउंट पे डिपेंड करती है. ठीक है, कि कितनी एनर्जी आपने सप्लाई करी, कितनी हीट आपने सप्लाई करी, उस पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है. तो अगर हमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है तो हमें क्या कर सकते हैं, या तो उसको हीट सप्लाई कर दो तो भी एनर्जी बढ़ेगी, या उसके ऊपर कुछ काम कर दो, कुछ वर्क कर दो तो भी एनर्जी बढ़ेगी. तो इंटरनल एनर्जी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो या तो मैं उसमें हीट सप्लाई कर देती हूँ प्लस क्यों, या फिर मैं उस पर कुछ काम कर देती हूँ, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, तो क्या आएगा W. ठीक है, अगर मेरी इनिशियल इंटरनल एनर्जी E1 थी तो फाइनल क्या होगी E2. दो अलग अलग स्टेज है तो E2 पे क्या होगी E1, और मैंने जितना हीट दिया है उसके रेस्पेक्ट में कुछ एनर्जी बढ़ी होगी प्लस वर्क, क्योंकि ये भी क्या है एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स है. तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी E1 प्लस Q प्लस W. अगर मैं कभी भी मैंने देखा हो कुछ भी काम होता है तो जनरली मेरी जो गैस सिस्टम में फिल होती है उसके ऊपर मैं एक पिस्टन लगा के रखती हूँ. अगर मैंने कुछ काम करा है तो क्या हो जाती है, एनर्जी देते ही गैस एक्सपेंड. जब गैस एक्सपेंड होगी तो क्या हो जाता है, वर्क कौन सा हो गया, एक्सपेंशन वर्क. एक्सपेंशन वर्क होता है माइनस PdV के बराबर. किसके बराबर, माइनस PdV. तो E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W एक्सपेंशन. तो एक्सपेंशन वर्क मेरा कितना आ गया, माइनस PdV. मैं यहाँ से अगर निकालूँ Q तो किस फॉर्म में आ जाएगा, डेल्टा E या डेल्टा U. इंटरनल एनर्जी को डेल्टा E लो या डेल्टा U लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस PdV. ठीक है, अब ये भी मेरे पास चेंज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना भाई. इनिशियल भी मैं मेजर कर पा रही थी और फाइनल भी, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक मेजरिंग क्वांटिटी होगी जो बहुत ही स्मॉल होती है, डेल्टा E. तो डेल्टा U और P किसी बड़े के साथ कोई छोटा सा चेंज बहुत बड़ा चेंज दे देता है. dV क्या है, छोटा सा चेंज. प्रेशर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, चेंज. दिस चेंज प्लस दिस चेंज टोटल भी क्या हो सकता है, चेंज. तो मैं उसको भी डेल्टा की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इनको सबको. डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PdV. ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का रिलेशन है, थर्मोडाइनमिक रिलेशन है. इस पे कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं हम. जैसे सबसे पहली कंडीशन हम लगाएंगे साइक्लिक प्रोसेस की. अगर मेरा साइक्लिक प्रोसेस है तो क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में सिस्टम की एनर्जी जितनी थी, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो फाइनली भी इंटरनल एनर्जी वहीं पे रहनी चाहिए. भाई साइक्लिक का मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके ख़त्म होना. तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी होनी चाहिए, चेंज इन इंटरनल, जहाँ से उठा था वहीं पे वापस आ गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो. जब ये जीरो है तो मेरा Q किसके बराबर आ जाएगा, PdV के बराबर. जबकि मेरा W क्या है, माइनस PdV. वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे, माइनस PdV. तो Q किसके बराबर आ गया, माइनस W के. ठीक है, सेकेंड क्या कंडीशन लगाई मैंने कि अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस ले लेती हूँ, जिसमें आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता. तो आइसोकोरिक प्रोसेस अगर मैं ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम जीरो. जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो ये टोटल टर्म क्या हो गई, जीरो. ये टोटल टर्म जीरो हो गई तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U. ठीक है ना.
कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट, कि मैं जितनी हीट सप्लाई करूँगी मेरे इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा अगर मेरा सिस्टम आइसोकोरिक है तो। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है कि अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस ले लेती हूँ, कि एडियाबैटिक मतलब मैं हीट में कोई चेंज नहीं कर रही, सिर्फ वर्क दे रही हूँ उसको, उस पर कुछ काम कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा हीट अगर मेरी जीरो है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। तो माइनस पी डी वी किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के। कि अगर मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, कि उस पर कितना वर्क किया गया है, उस पर कितना काम किया गया है। ठीक है, सो आफ्टर डिस्कसिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट इज। मैंने आपको इंटरनल एनर्जी बता दिया, मैंने आपको हीट बता दिया। हीट तो जनरली वही होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट इवॉल्व होती है, नॉर्मली जो भी हीट पाथ फंक्शन है वो आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज बाद में आती है एंथैल्पी। हीट और एंथैल्पी दोनों में डिफरेंस है कि एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी को आप एच से डिनोट करते हो। एंथैल्पी क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हुई वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास है प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। ठीक है, ये भी एक एनर्जी की टर्म है पीवी। ठीक है, वर्क भी एनर्जी की फॉर्म है। तो टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होती है कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू जो भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है वो प्लस इंटरनल एनर्जी, ये किसके बराबर होता है, एंथैल्पी के बराबर। एंथैल्पी भी मेरा क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो H1 अगर इनिशियल स्टेज में देखो U1 प्लस PV1। ठीक है, प्रेशर अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलती हूँ तो प्रेशर को मैं कांस्टेंट लेके चलूँगी तो H1 एंथैल्पी चेंज एट फर्स्ट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV1। फाइनल स्टेज पे क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस PV2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लो तो क्या आएगा, डेल्टा H, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, ये भी मेजरिंग क्वांटिटी है, फाइनल में ये मेजरिंग क्वांटिटी इनिशियल पे इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस ये वाला चीज। ठीक है, तो ये क्या है, U2 माइनस U1 मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस प्रेशर मेरा कांस्टेंट है तो V2 माइनस V1 मैंने एक साथ लिख दिया। ये भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। तो आपके पास डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PdV, एक रिलेशन आ गया है नहीं, एंथैल्पी और किसमें, इंटरनल एनर्जी और टोटल एनर्जी में। एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस जो भी हमने एक्स्ट्रा वर्क डन करा है, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, वो वाली एनर्जी। ठीक है, इसके बाद ये एंथैल्पी का यही पार्ट है, एंथैल्पी डेल्टा H वाली ये, वैसे इसको सेकेंड स्टेट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, और जो इससे पहले हमने नॉर्मल निकाली थी डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PdV, उसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। इन दोनों का जो यूज़ होता है वो होता है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ Cp और Cv के लिए। Cp और Cv क्या है, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, हीट कैपेसिटी आपके पास में क्या होती है कि जो आपके पास हीट कैपेसिटी एक नेचर ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नेचर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट से आप इसको डिराइव करते हो। हीट कैपेसिटी किसी भी सिस्टम की अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है एक तरीके से, कि मेरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी कितनी होगी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम, ये इसके डेरिवेशन से ही निकाली हुई एक डेफिनेशन है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को आप बोलते हो हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी डायरेक्टली मेरे को पता है, मैंने अभी तक जितना भी देखा कि हीट को बढ़ाने से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, डायरेक्टली बढ़ता है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली मैं कितना टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से हीट बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपस में कुछ भी बोल सकते हो ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे तो मेरे पास C एक कांस्टेंट आता है, यही मेरे पास क्या होती है, हीट कैपेसिटी। बट ये हीट कैपेसिटी या तो मैं डिफाइन करती हूँ आइदर एट कांस्टेंट प्रेशर और आइदर एट कांस्टेंट
वॉल्यूम। तो सी के किसके बराबर आ गया, अगर मैं चेंज देखूँ टोटल, तो डी क्यू बाई डी टी की हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो आपके पास क्या आती है, हीट कैपेसिटी। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करती हूँ तो वो क्या थी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी यू प्लस बाई डी टी प्लस प्रेशर कॉन्स्टेंट है डी वी बाई डी टी। ये चीज आ गई है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेती हूँ, इसको किस पे लेती हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी डी वी बाई डी टी है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो, क्योंकि ये चेंज अगर जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। डी क्यू बाई डी टी, यहाँ से देखो क्या है नीचे, सी के बराबर, हीट कैपेसिटी सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये किसका रिलेशन आ गया, सी वी का। दूसरा क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी। सिमिलरली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डी वी बाई डेल्टा टी, सेम टू सेम। चलो ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर मैंने इसको क्या लिया, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो पीछे वाली टर्म क्या हो गई, जीरो, ठीक है। पीछे वाली टर्म क्या हो गई आपके पास, जीरो। सेम यही वाली टर्म आएगी, अगर नहीं दिख रहा है तो देख लो, तो भी क्या आएगी, प्रेशर पे भी, कांस्टेंट प्रेशर पे भी ये टर्म क्या होगी, जीरो। तो मेरे पास क्या बच गया, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मुझे इसका नाम नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका तो नाम मुझे पता, इसका मुझे नाम नहीं पता, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको तो मैं फिर भी डिफाइन कर दूंगी, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाई डेल्टा टी, ये तो मेरे को यहाँ पे रिलेशन निकाला है, सिमिलर रिलेशन यहाँ पे निकाल दूंगी, ठीक है ना। जैसा ये है, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, बट मुझे इसका नाम नहीं पता। यहाँ पे जो सी था वो तो क्या था, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी था, जबकि मेरा आया क्या, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। यहाँ पे क्या था, डी क्यू बाई डी टी था, मेरा आया क्या है, एंथैल्पी चेंज। तो इसको कहाँ से निकालूं मैं, इसको निकालने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट थी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सेम। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये। तो अगर मैं इसमें देखना चाहूँ कि डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इसके बराबर आ गया है, नहीं, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी के बराबर। इसको कहाँ पुट कर दूँ, फर्स्ट वाली में पुट कर देती हूँ, जो मैंने यहाँ से निकाली कि डी क्यू बाई डी टी, ये वाली चीज, डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर जो था, इसको मैं क्या कर दूँ, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, इसके बराबर। ये दोनों चीजें बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर सकती हो या नहीं है, तो इसकी जगह जैसे ही पुट करोगे आपके पास ये चीज आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी को आप एट कांस्टेंट प्रेशर को आप क्या बोलते हो, सी पी, सॉरी गलत लिख दिया ये, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। डी क्यू बाई डी टी को तो मैं सी बोल ही रही हूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, ठीक है। सिमिलरली चलना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट से ही निकालना है। प्रेशर को अगर मैं जीरो कर देती हूँ तो ये टर्म जीरो हो गई, दिस इक्वल्स टू दिस। सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट लो, उसमें भी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट प्रेशर की टर्म लगाओ, आपके पास जो भी चीज आती है उनमें रिलेशन आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वाली टर्म जो है ये डेल्टा एच वाले रिलेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। तो डेल्टा एच में और डेल्टा क्यू में रिलेशन आ जाएगा, वही आपका क्या है, सीपी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी के रिलेशन जब आप निकालोगे तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट लेके चलो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पीवी, ठीक है। इस
हमें पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT एंड फॉर 1 मोल PV इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस RT। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सेम टू सेम चल रहा है जो पहले चला था। डेल्टा H बाई डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा U बाई डेल्टा T प्लस R। ये क्या था, डेल्टा H बाई डेल्टा T Cp और डेल्टा U बाई डेल्टा T क्या था, Cv। तो Cp किसके बराबर आ गया, Cv प्लस R। ये इनका क्या है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। इसके अलावा दो डेफिनेशंस है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, देखो कोई भी हीट कैपेसिटी क्या है, वो क्या है, चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी की बजाय बता दो कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब स्पेसिफिक की बात होती है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड for 1 mole of a substance to raise the temperature by 1 degree centigrade is known as molar heat capacity। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म, इसके बाद सेकंड आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर नोट्स। इसमें कुछ ज़्यादा नोट्स का है नहीं, मेरे पास जितने हैं मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। फिर भी नहीं मिलता है तो JBD या मॉडर्न की किसी भी बुक में, नहीं मिलता है तो 11th-12th की बुक से कंसल्ट कर लो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप YouTube पे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है।